Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. Now you must be preparing for PT और आपके जहन में होगा कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एटलीस्ट कुछ अकॉर्ड्स क्लियर हो सके, कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन समझ सकें. तो आज हम कुछ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे थ्रू आवर वीडियोस. इंटरनेशनल जो आपके एग्रीमेंट थ्रू कार्बन टैक्स. Now this carbon tax was in news because recently basic nations has opposed the carbon tax. तो सवाल ये बनता है कार्बन टैक्स क्या है, बेसिक ग्रुपिंग क्या है, तो उन सब के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे. कार्बन टैक्स क्या है, साथ में क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कोपेनहेगन अकॉर्ड क्या है, इंडिया क्यों इसे अपोज कर रही है, बेसिक कंट्रीज क्यों इसे अपोज कर रही है और बेसिक कंट्रीज क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो चलिए, उससे पहले मुझे जरा इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज and name which of the following members are the basic grouping. आपकी बेसिक कंट्रीज में से आती है. तो इसमें है सबसे पहले आपका वन ओनली दैट इज ब्राजील, नेक्स्ट इज टू ओनली दैट इज इंडोनेशिया, नेक्स्ट इज 1 and 3 ब्राजील और चाइना है, या फिर 2 and 3 इंडोनेशिया एंड चाइना. आप एक मिनट के लिए पॉज करके इसका जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू टेल यू. नाउ लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन टैक्स की जरूरत क्यों पड़ी. तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि इन राइट नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी जो हम तक पहुंच चुकी है, ऐसी नहीं है जो होने वाली है. नाउ अगर इसको न्यूमेरिकली देखा जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिस्टिक्स कहती है कि सिंस द प्री इंडस्ट्रियल लेवल हमारी जो CO2 का लेवल है वो 149% बढ़ चुका है और जो मिथेन का लेवल है वो 259% तक बढ़ चुका है. और इसका इम्पैक्ट बहुत ही हजार्डस है. डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट ऑफ नेचर है वो सब इम्पैक्ट हो रहे हैं. जो बहुत क्लियर था आपकी जो IPCC की 6th जो असेसमेंट रिपोर्ट आई थी विच टॉक्स अबाउट कि 2.7% एमिशन लेवल अगर हम अचीव करते तो भी ये रेड कोड फॉर ह्यूमैनिटी है. और वेरियस एस्पेक्ट इसने कवर किए, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह हैं, इसमें 18 से 33% तक आपका ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं अगर ये रफ्तार रही तो. फॉरेस्ट फायर हम हर जगह देख रहे हैं, अमेजोन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो. फ्लड ड्रॉट बिकम कॉमन हो चुके हैं. हम खुद अपनी इंडिया में इतने सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन कंसिस्टेंटली देख रहे हैं. Now this is a visible impact of climate change and everybody need to work on it. Even European Union is concerned about this. क्यों ना हो, थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है वो. सबसे पहले आपका चाइना है, फिर आपका US है, फिर आपका यूरोपियन यूनियन एंड सैडली 4th नंबर पे आपका इंडिया आता है. ये जरूर याद रखें, ये डेटा ये सीक्वेंस आप कहीं ना कहीं जरूर कोड कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको डील करने के लिए ग्लोबली क्या किया जा रहा है. ग्लोबली जो ओवरऑल जो हमारे टारगेट्स हैं या फिर हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उनको दो कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज क्योटो एंड नॉन क्योटो मैकेनिज्म. तो सबसे पहले क्योटो को जानते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल आपका UNFCCC के अंदर आता है. नाउ दीज आर, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं सो दैट इफ यू वांट टू नो आई विल नो कि हाँ मुझे ये कवर करनी है. तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था इट एक्चुअली 1995 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन 1997 में जाके इसको अडॉप्ट किया जाता है. कुछ डेट्स जरूर याद रखें. पहली बात, ये अडॉप्ट कब हुआ था, बिकॉज UPSC इन वर्ड्स के साथ आपके साथ खेल सकती है. ये अडॉप्ट हुआ था 1997 में, राइट इसको फॉर्मली एक्सेप्ट जब किया गया था उसके बाद दैट इज आपका 2005. और इसके टारगेट डेट्स क्या हैं, इसकी टारगेट डेट्स हैं ओवरऑल, ध्यान रखिएगा 2008 से लेके 2012 तक. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अडॉप्ट कब हुआ, 1997 में. इन फोर्स कब आता है, आपका 2005 में. टारगेट कब से है, 2008 से लेके 2012 तक. ये 3 डिफरेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये UNFCCC के अंदर आता है. इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ मार्केट मैकेनिज्म आए थे क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए. उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. ये आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, फिर आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और नेक्स्ट इज आपका कार्बन ट्रेडिंग या एमिशन ट्रेडिंग. एक एक करके जरा समझते हैं कि 3 क्या होते हैं. अक्सर आपको कंफ्यूजन होती होगी. नाउ फॉर द सेक ऑफ मतलब क्लैरिटी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया, कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग और लो डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDC में कैटेगराइज कर दिया गया. जो आपकी डेवलप कंट्रीज थी उनको Annex 1 में डाला गया. Annex 1 में वो कंट्रीज थी जो इनफ इंडस्ट्रियलाइज हैं, जिन्होंने प्रीवियसली काफी एमिशंस कट रखा है.
नाउ टू प्रमोट कि ना ये इससे ज्यादा एमिशन ना करें, कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन के टारगेट सेट कर दिए। जैसे इमेजिन जर्मनी का ले लीजिए, उसके लिए 22 ये आपका टर्न्स ऑफ CO2 आपका डाल दिया, राइट? ये आपका टर्न ऑफ CO2 आ गया यहाँ पे। नाउ इन दिस व्हाट हैपेंड इज, इस मैकेनिज्म में ओवरऑल टारगेट सेट कर दिए गए कि ये आपका टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करना अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मे बी जर्मनी अपने आप ये नहीं कर पा रही, जर्मनी को 22 है लेकिन वो 25 के आसपास एमिशन कर रही है, तो बाकी 3 तो एक्सीड कर रहे हैं। तो एक्सीड करने के लिए क्या करना होगा, इसे कहीं और से कमाना होगा ये। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में अगर जर्मनी एनेक्स 1 कंट्री है तो मे बी इंडिया या फिर बांग्लादेश के किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगी, या तो फाइनेंस प्रोवाइड करे या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन एमिशन कम हो जाए। जैसे इमेजिन पहले यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन था जो कि 800 मिलियन टन CO2 रिलीज करता था, 800 के आसपास। बट अब यहाँ पे ना जर्मनी ने एक सोलर पावर को फाइनेंस किया, जिसकी वजह से 400 टन ही रिलीज हो रहे हैं, 400 बच गए। तो वो 400 का ना क्रेडिट इसको मिल जाएगा, जिसको CER की फॉर्म में मिलते हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स आपकी होती है, CER सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट, राइट? तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है जिसकी वजह से CO2 एमिशन कम हो गई है। पहले 800 मिलियन टन हो रही थी, अब सिर्फ 400 हो रही है ना। बिकॉज ऑफ दिस इसको इसका क्रेडिट मिलेगा, तो ये आपके सर्टिफिकेट्स मिल गए। दिस इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसके बाद आते हैं जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में फर्क ये होता है कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज नहीं होती, दोनों ही डेवलप्ड एनेक्स 1 कंट्रीज होती है, कि एक तरफ में भी जर्मनी हो, दूसरी तरफ फ्रांस हो। ये कह रहे हैं कि देख, you don't have to go to developing countries, वहां पे इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा होती है, बट इन केस आई कैन गिव यू फाइनेंस, यू कैन गिव मी टेक्नोलॉजी एंड लेट्स कलेक्टिवली ना एमिशन कम कर देते हैं। तो मे बी फ्रांस में जाके ये चीज करने लगी इन्होंने। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो भी इनको रिडक्शन यूनिट मिलेगी, एमिशन रिडक्शन यूनिट, इसमें ERU मिलती है, एमिशन रिडक्शन यूनिट जो मिलेंगी वो दोनों में शेयर हो जाएंगी, बोथ विल गेट इट, राइट? तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन आपका CDM में मिलता है, लेकिन एमिशन रिडक्शन यूनिट आपको जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मिलती है। ध्यान रखिएगा दोनों केस में अलग अलग चीजें मिल रही है, राइट? दिस इज अंडरस्टैंडिंग। अब एक सवाल आपके अंदर बनता है कि तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों फेवर करते हैं? बिकॉज डेवलप कंट्रीज में रेट्रोफिटिंग मुश्किल होती है। आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, उसमें रेट्रोफिटिंग करेंगे सोलर पैनल वगैरह के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप कंट्रीज के अंदर ये इंसेंटिव होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जाके करो, बिकॉज वो भी बन रही हैं, वहां पे करना आसान है, रेट्रोफिटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस इंसेंटिव इज स्टिल देयर। ओवरऑल नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी बची दैट इज एमिशन ट्रेडिंग या कार्बन ट्रेडिंग। अब कार्बन ट्रेडिंग दो तरीके की होती है, एक होती है एमिशन ट्रेडिंग, एक होती है ऑफसेट ट्रेडिंग, राइट? एमिशन ट्रेडिंग एंड ऑफसेट ट्रेडिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझने के लिए ये जान ले कि जैसे जर्मनी का मैंने केस लिया था कि 22 मिलियन टन आपका जो कार्बन है उसकी एक वो सेट कर दी थी, उसमें आपकी बेसलाइन बन चुकी थी कि इतना आपको टारगेट अचीव करना है। नाउ इन दिस केस दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो जर्मनी एक्सीड कर ले या फिर उससे कम कर ले। तो अगर मे बी 21 करेगा और एक केस में 23 कर सकता है, तो जिस केस में वो कम करेगा ना, एक जो इसको एक्स्ट्रा इसने कम एमिट किए इसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, सर्टिफाइड क्रेडिट, कि अगर नेक्स्ट ईयर आप चाहें तो आप आप एमिट कर सकते हैं कि अगले साल 23 कर दो। पर जर्मनी चाहे वो अपने लिए ना रखे, वो बेचते, मे बी फ्रांस ने 23 कर रखा है तो वो बेच सकता है कि अगर आपने टारगेट से कम रिलीज किया है तो जो आपका बचा हुआ कोटा है ना, आप उसे मॉनेटरी उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच सकते हो। यस, इंडिया में भी हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ये बिकते थे, क्योंकि कंपनीज के लिए टारगेट होते हैं कि इससे ज्यादा आप एमिट नहीं करोगे, तो आप अगर आप टारगेट से कम एमिट कर रहे हो तो उसका मॉनेटरी बेनिफिट होगा। अगर ज्यादा एमिट कर रहे हो तो क्या, ज्यादा एमिट के केस में ये है कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज में जाओ, वहां पे जाके उनकी टेक्नोलॉजी को फाइनेंस करो या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, तो वहां पे जो आपको क्रेडिट मिलेगा उसे आप यूज कर सकते हो, उसे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो दो तरीके हैं ट्रेड करने के, एक तो ये था आपने खुद अपना कम वो आपने इन्वेस्ट किया या फिर कम ही आपने एमिट किया, दूसरा आपने दूसरी कंट्री में जाके वहां की एमिशन कम कर दी,
उससे जो आपको क्रेडिट मिला है आप उसे इंटरनेशनली बेचने लगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल का समझ रहे हैं, इसका बेसिकली पर्पस ये था कि इसको मोनेटाइज कर दो, कि मतलब ये भी एक बिजनेस बनने लगे। मतलब दे वर इमेजिनिंग कि ऐसी कंपनीज आएंगी जो कि इन्वेस्ट करेंगी इस चीज में कि अगर पहले 800 मिलियन टन हो रहा था, अब 400 मिलियन टन अगर आपका एमिशन इतना कम हो गया है, तो इस तरीके से वो क्रेडिट अर्न करेंगे और उस क्रेडिट को वो स्टॉक्स मार्केट वगैरह में बेचना शुरू कर देंगे। तो एक नया बिजनेस खड़ा हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी पे। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज फिर चाहेंगी कि उनका फाइनेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्रीज में जाए, जिससे कि उस तरीके से एक नया बिजनेस आ सके। एंड दैट वाज द मोटिव बिहाइंड द क्योटो प्रोटोकॉल। इस तरीके से वो काम कर रहा था। अब ये थे 3 मैकेनिज्म क्योटो के। आई होप आपको क्योटो उसका मैकेनिज्म हम समझ में आ गया हो। अब समझते हैं नॉन क्योटो। नॉन क्योटो के अंदर आपके मोस्टली आते हैं कार्बन टैक्स वगैरह। कार्बन टैक्स क्या होता है? फॉर एवरी टन ऑफ CO2 you're रिलीजिंग, आपके ऊपर कुछ चार्जेस लग जाते हैं, ये आपका कार्बन टैक्स हो जाता है, राइट? फॉर एवरी एक्स्ट्रा टन ऑफ CO2 या एवरी टन ऑफ CO2 आप रिलीज करें, उसके ऊपर कुछ फी, कुछ टैक्स, कुछ आपको पे करना पड़ता है। जैसे इंडिया में भी है, GST सेस लगता है 400 का फॉर एवरी टन ऑफ CO2 दैट इज बीइंग रिलीज बाय अ कंपनी। अगर वो रिलीज करती है तो 400 रुपए का उसके ऊपर सेस लगता है। दैट इज एक्चुअली ऑल्सो मार्केट मैकेनिज्म, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी मार्केट में काम करे, उसको पता है इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेने से कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम बढ़े, बिकॉज कॉस्ट बढ़ रहा है ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करने से, तो कंपनी विल नॉट प्रेफर इट। एंड दैट इज व्हाट यूरोपियन यूनियन भी यही कर रही है कि उसका जो कार्बन टैक्स है वो बेसिकली एक तरीके का टैरिफ ही है, एक तरीके का टैक्स है, लेकिन वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लग रहा है। GST हम अपनी कंपनीज पे लगा रहे थे, ये आपका इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लग रहा है। जो यूरोपियन यूनियन कहती है कि अगर बाय द वे ये जो यूरोपियन टेरिटरी है, इसके बाहर से कोई भी सामान अगर यहाँ पर आता है और वो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करे जिससे एमिशन ज्यादा है, तो उस पर टैक्स लगेगा। द रीजन गिवन बाय यूरोपियन यूनियन इज दिस, इट सेज कि हम एमिशन टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, कंपनीज क्या करती हैं कि अगर उनको पता है कि जर्मनी में ही बैठ के अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो कहीं और जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे और वहां से जर्मनी में इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है, कार्बन लीकेजेस होते हैं कि अगर आप वहां नहीं एमिट कर सकते तो दूसरी कंट्री में जाके चले जाओ, वहां से एमिट कर लो, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे इस तरीके के टारगेट्स वगैरह वो सब नहीं लगने वाले। एग्जैक्टली इससे टारगेट की इवेडिंग आसान हो जाती है और आप टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता आपको डोमेस्टिक। तो जर्मनी, तो यूरोपियन कंट्रीज आर सेइंग कि इन दैट केस हम इंपोर्ट पे ही लगा देंगे। ऑल्सो आपके जो यूरोपियन यूनियन ने जो अपने लिए एमिशन टारगेट सेट कर रखे हैं, दैट इज 55% रिडक्शन फ्रॉम द 1990 लेवल। 1990 के लेवल से आपका 55% रिडक्शन वो करना चाहती है। ध्यान रखें, बेस जो है वो आपका 1990 का रखा गया है। कितना रिडक्शन करना चाहते हैं? 55% का। बट यूरोपियन यूनियन सेज दैट कि अभी तक हम सिर्फ 24% ही अचीव कर पाए। ये करना कब तक है? ये 2030 तक करना चाहते हैं और लेवल 1990 का है। 1990 का लेवल 2030 तक करना चाहते हैं। 24% ही सिर्फ अटेन किया और कहते हैं कि जो 20% है ना नहीं कर पा रहे, उसका रीजन ये इंपोर्ट है। दैट्स व्हाई जर्मनी सेज कि वी आर टारगेटिंग, आई एम नॉट से नॉट जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज आर सेइंग कि दे आर टारगेटिंग आपका ये वाला सेक्टर। नाउ ये तो था आपका कार्बन टैक्स, आई होप समझ में आ गया। अब अगर इतने नेक इरादे हैं तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती है। सबसे पहली बात, इसे स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, स्पेशली कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना और यूक्रेन ये टारगेट होंगे। दीज आर द कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट भी करना चाहती है, तो सवाल और बढ़ जाते हैं। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। बेसिक कंट्रीज का ये सवाल ज्यादा बन जाता है कि बेसिक कंट्रीज सेज दैट कि अंडर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि पेरिस में भी एक्सेप्ट किया गया था, जो कि क्योटो का भी प्रोटोकॉल था, इसमें माना गया था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज को टाइम और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी कि ये कर सकें। लेकिन इस केस में डेवलप कंट्रीज को पनिश किया जा रहा है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज ही ज्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें, बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है, अभी उनके पास फाइनेंस नहीं है
ऑब्वियसली आप भी चाहते होगे कि सोलर टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाए, बट हाउ मच ऑफ सोलर पैनल कैन बी प्रोड्यूस्ड? हम अभी भी डिपेंडेंट हैं, चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, बाकी नेशंस की ज्यादा हमारी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए, फाइनेंस ट्रांसफर कर दीजिए। व्हाई यू पनिशिंग द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द थिंग्स दैट दे डोंट हैव? और दूसरा, हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन दैट हैज हैपेंड सो फार। दे शुड ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें मदद करनी चाहिए, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए। डेवलप कंट्रीज आर सेइंग इट इज अ मेजर ऑफ हिडन प्रोटेक्शनिज्म, कि इसे डेवलप कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो जाएंगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर सकती। तो इस तरीके से आपने जैसे फाइटोसैनिटरी मेजर्स नहीं लगा देते कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज कर रखे इसलिए हम आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे, जैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा प्रमोट हो। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शनिज्म। एंड दैट्स आरसीईपी भी, हम जब आरसीईपी हुआ था तो इंडिया वाज नॉट हैप्पी कि एनवायरमेंटल मैटर उसमें लाया गया था, बिकॉज पहले प्रिपरेटरी ग्राउंड क्रिएट करो, देन यू कैन टॉक अबाउट दिस। दूसरा, अगर यही मुद्दा प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे हो जाता ना तो पूरी जो बिसात है वो बदल जाती है। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलपिंग कंट्रीज के पास में भी बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए उनका एमिशन ज्यादा हो रहा है। बट अगर कंजम्पशन देखा जाए तो कंजम्पशन में डेवलप्ड कंट्रीज का हाथ ज्यादा है, उनका पर कैपिटा एमिशन, उनका पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई अगर थोड़ी सी चीजें बदली जाए तो यू कैन सी द रियलिटी। नेक्स्ट इज इंडिया के, उसके इंडिया पे बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ने वाला है, इंडिया पे ज्यादा। इसके साथ रियो कॉन्फ्रेंस भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रियो कॉन्फ्रेंस ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि डेवलपिंग कंट्रीज को टाइम दिया जाएगा, स्पेस दिया जाएगा, उनके ऊपर बाइंडिंग प्रोविजंस तब तक नहीं लगाए जाएंगे जब तक वो तैयार नहीं है। तो ये जो है ये रियो कॉन्फ्रेंस को भी वायलेट करता है। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया के लिए देखा जाए तो यूरोप उसका थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बिकॉज ऑफ विच इंडिया बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा इस चीज से। 76-78 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा उनके साथ होता है। इन दैट केस इंडिया की जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंपैक्ट हो जाती है। नाउ दैट इज कार्बन टैक्स वगैरह, ये सब आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन सा मैकेनिज्म में कैसे डील करते हैं, क्या है। अब जरा बात करते हैं बेसिक कंट्रीज की। बेसिक कंट्रीज बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि 2009 में बनी थी और इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड आपका ये साउथ अफ्रीका। 4 कंट्री से ही बनता है। आपको रेड कंट्री से देख सकते हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। 2009 में एक कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन हुआ था इन यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी के अंदर ही कोपेनहेगन अकॉर्ड आया था जिसमें यूएस और ये सारी कंट्रीज थी एंड दे टॉक्ड अबाउट कि क्लाइमेट चेंज को डील करना है और डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है उस चीज के लिए। तो 2009 में आया था। पर ध्यान रखें ये जो अकॉर्ड था ये बाइंडिंग नहीं था। क्योटो प्रोटोकॉल के कुछ प्रोविजंस बाइंडिंग है जो कि डेवलप कंट्रीज पे लगते हैं, बट कोपेनहेगन अकॉर्ड आपका बाइंडिंग नहीं था। और बेसिक कंट्रीज तभी बनी थी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 1/3 ऑफ द एरिया कवर करती है, 40% ऑफ पॉपुलेशन, और काफी हेजेमनी है इन कंट्रीज की देखे जाए, स्पेशली चाइना, इंडिया एक्सेट्रास, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वापस अपने सवाल पे आ जाते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन सी बेसिक कंट्रीज में? अभी आपने देख लिया, ब्राजील है, चाइना है, इंडिया की जगह इंडोनेशिया लिखा हुआ है जबकि यहाँ इंडिया आना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। द मोमेंट यू स्टार्टेड एलिमिनेटिंग 2, ये आपका 2 गया यहां से, तो आपका 1 and 3 आ गया। बाकी आपको पता है कि ब्राजील और चाइना है, तो एंड सी इज द आंसर। नाउ दैट इज फॉर ऑल। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई, एंड इफ दैट इज द केस then like us, subscribe us and connect to us because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.